राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और ये उम्मीद कर रहे होंगे कि ये कोरोना काल कब खत्म हो। जब भी खत्म हो, उम्मीद करते हैं तब तक आप सुरक्षित रहें, क्योंकि रोज नई नई सूचनाएं मिल रही है, रोज नए गाइडलाइन मिल रहे हैं जो कि भयावह है। जैसे वो N95 मास्क जिस पे वॉल्व लगा होता था, हाँ, अब वो भी पाया गया कि अब वो भी कोरोना के बचाव में उपयोगी नहीं है। ध्यान रखें, यहाँ सिर्फ वॉल्व लगे हुए मास्क की बात हो रही है। N95 वाले आप बिना वॉल्व वाला N95 अभी भी यूज कर सकते हैं। खैर, ये सब मार्केट स्ट्रेटजीज होती हैं। चीजों की बिक्री एकदम से बढ़ती है। सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, साबुन से कहीं ज्यादा। और मास्क भी, आप कपड़े का मास्क भी लगा सकते थे, हमारे प्रधानमंत्री तो वही लगा करके घूमते हुए दिखाई देते हैं। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं, आज की न्यूज पर आते हैं। आज 23 जुलाई और आज के समाचार क्रम को शुरू करेंगे। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने छत्तीसगढ़ में। बहुत कम न्यूज है आज और इसलिए हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इसे सिमटाने की। पहली चीज, जो आज के समाचार पत्रों का सबसे खास पृष्ठ या कहें कि पूरे पृष्ठ में वो समाचार प्रकाशित हुए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था बिसाहू दास महंत जी की पुण्यतिथि। पुण्यतिथि किसी व्यक्ति के दिवंगत होने या मृत्यु हो जाने वाले दिन को सम्मान के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखें, व्यक्ति फेमस होना जरूरी है, प्रसिद्ध होना जरूरी है, अपने कार्य में, अपने जीवन में कुछ उपलब्धि होना जरूरी है। आपकी और हमारी पुण्यतिथि घर वाले मना लेंगे, बहुत बड़ी बात होगी। बात करते हैं बिसाहू दास महंत जी की। बिसाहू दास महंत उन कांग्रेस के नेताओं में से हैं जिनके नाम रिकॉर्ड है 6 बार लगातार, 6 बार किसी क्षेत्र से विधायक चुने जाने का। बाराद्वार क्षेत्र से चुनाव क्षेत्र जो उनका हुआ करता था, वो चुनाव लड़े, 6 बार लगातार विधायक बनने का उनके नाम रिकॉर्ड भी रहा है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, तब मध्य प्रदेश हुआ करता था, तब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहे। 4 बार मंत्री के पद पर भी सुशोभित किया है उन्होंने, और इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। इनको पढ़ने के पीछे दो एक कारण और भी है। छत्तीसगढ़ में आज जो सबसे खास बांध है हमारा, यानी कि हम बात कर रहे हैं मिनी माता जलाशय, कोरबा जिले के दर्री जगह पे बना हुआ मिनी माता बांध, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे बांध के रूप में जाना जाता है। इसके स्वप्न दृष्टा या इसके विचारक सबसे पहले यही थे। और एक चीज हमको ये जाननी जरूरी है कि चांपा, क्योंकि इनका संबंध चांपा से रहा है, सारागांव जो इनका जन्म स्थान रहा, वो चांपा में रहते हुए वहां चांपा में कोसा व्यापार को बढ़ते हुए देखना चाहते थे। वो अक्सर देखते थे कि कोसे के व्यापारी छोटे स्तर पर ये काम करते हैं और ये चाहते थे कि बड़े स्तर पर भी ये कार्य किया जा सके। उन्हीं के प्रस्ताव का ही नतीजा था कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा, जब वो मध्य प्रदेश की सरकार का हिस्सा थे, कि टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन का गठन जो है वो छत्तीसगढ़ में हो सका। तो ये भी एक उपलब्धि है, आप जरूर याद रखें इन्हें। इनके बारे में बाकी की जानकारी यहाँ मौजूद है। जैसे 1 अप्रैल 1924 को जन्म हुआ था, 23 जुलाई को उनका निधन हुआ, यानी आज के दिन 1978 में। इसके अलावा हम उपलब्धि देख सकते हैं हसदेव बाबू स्वप्न दृष्टा, चांपा को कोसा और कंचन की नगरी, हाँ कंचन की नगरी, यहाँ कंचन का मतलब सोना है, स्वर्ण की बात कर रहे हैं। चांपा पहले सोने के कार्य के लिए बहुत जाना जाता था, सोने की कारीगरी खूब होती थी। अब लेकिन चांपा जाना जाता है, आप और हम सब जानते हैं, कोसा नगरी के रूप में। तो चांपा को कोसे की नगरी बनाने का श्रेय भी बिसाहू दास महंत जी को ही जाता है। वैसे इनके बारे में अगर देखें तो इनके जो पुत्र हैं चरणदास महंत जी, वो अभी भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रशासन का हिस्सा हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप चरणदास महंत जी को कैसे जानते हैं, और यदि नहीं जानते तो अगले वीडियो में हम जिक्र कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चर्चा करें तो रसिक परमार, ये मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था इस नाम पर। और रसिक परमार जी वो व्यक्ति थे जिन पर आरोप लगा था, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और इनके कार्यकाल के दौरान खूब भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था कि अभी इनके कार्यकाल पर संकट की घड़ी आ गई। इन पर कार्यवाही की जाने की बात की जा रही थी, इस बीच उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से चीजें हल नहीं हो जाती, अभी भी वो जांच की जाने जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो घटना हुई है 25 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। सहकारी संघ यानी गांव के वो छोटे छोटे किसान जो मिल करके अपना एक संघ बनाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार हो तो ये माफ नहीं किया सकता। वैसे भ्रष्टाचार किसी भी तरह का माफ नहीं किया जाना चाहिए। तो रसिक परमार पर कार्यवाही हुई तो और बेहतर, साथ साथ और भी जो जुड़े हुए लोग थे उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। ये इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के अभी अध्यक्ष पद खाली है, जो भी उस पद पर आएंगे हम देखेंगे कि वो कौन है
और उनका नाम क्या है याद करना पड़ेगा। बात करेंगे अगला, छत्तीसगढ़ में चुनाव जो है अभी नगरीय निकाय के होने प्रस्तावित है। 3 जगह जो छत्तीसगढ़ के निगम क्षेत्र हैं वहां चुनाव प्रस्तावित है। ये 3 निगम क्षेत्र हैं, बिरगांव जो कि रायपुर के भीतर का हिस्सा है, भिलाई जाहिर सी बात है दुर्ग जिले के भीतर, और रिसाली सबसे नया बना हुआ नगर निगम है। हम नया यानी 14वें नंबर का, छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम हो चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ और जगह के जैसे परिषद और पंचायतों के चुनाव हैं, हालांकि उन सबको इस वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है, तो मैं वो जो न्यूज की स्लाइड में आपको भेजता हूं, मेरे टेलीग्राम लिंक नीचे होगा डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन पढ़ा करें, बहुत कुछ और भी आपको मिल जाएगा आपके काम की चीज, तो उस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और मेरे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ेंगे तो ये पूरी डिटेल, ये किस किस निकाय पे चुनाव होने हैं वो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल आपके लिए सबसे जरूरी था ये 3, बिरगांव, भिलाई और रिसाली। अब यहां पर यह जानने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ में कुल 166 नगरीय निकाय हैं, 166 इन 3 के इंक्लूडिंग, यानी रिसाली सबसे नया जुड़ा है नगर निगम के रूप में, उसकी अगर बात करें तो इसमें हमारे पास 14 नगर निगम हो गए। इसके अलावा 43 हमारे पास नगर पालिका परिषद है और कितनी बची 109 109 इतना ही तो बचा, ये नगर पंचायत है। तो ये हो गया आपके लिए डन। अगली न्यूज पर आते हैं। अगला जो न्यूज है वो अवंती विहार तालाब। आप बोलोगे ये तालाब वालाब में क्या पढ़ाने लग गया, तो अवंती विहार तालाब रायपुर का है, इसलिए जान लीजिए क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक योजना चलाई है। योजना का नाम है सरोवर धरोहर योजना, धरोहर नहीं धरोहर योजना। तो भाई सरोवर हमारी धरोहर तो है ही और इसे बचाना जरूरी है, तो तालाब, सड़क जो भी आप कहिए, इनको बचाने की योजना चल रही है और इसी के तहत इस तालाब को, अवंती विहार तालाब को साफ सफाई करके बेहतर बनाया जा रहा है। खबर ये निकल करके आई इसी बीच में से कि उसमें एक लक्ष्मण झूला बनाना भी प्रस्तावित है, तो अब ये तो खबर बन जाती है। छत्तीसगढ़ में एक लक्ष्मण झूला ऑलरेडी बन चुका है, किस नदी पर आपको पता है, और नहीं पता तो भाई बता देता हूं मैं आपको, रायपुर में बहने वाली वो नदी है। अब नाम आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ में कहाँ आप समझ सके कि वो लक्ष्मण झूला बना है, तो ये बनेगा और इस योजना का हिस्सा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे गेवरा की खदान। गेवरा की खदान कहाँ है, तो जिला कोरबा में है। बहुत फेमस खदान है, क्यों फेमस है इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। पहले ये जानते हैं कि गेवरा खदान में ऐसा क्या हुआ कि वो समाचार में आ गया। तो गेवरा खदान के उत्पादन में बढ़ावा लाने के लिए या बढ़ोतरी लाने के लिए अभी जर्मनी से कुछ मशीनें आयातित की जा रही है, मंगाई जा रही है। ध्यान रखें, जर्मनी से, ना कि चाइना से। हम चाइना बाइकआउट कर रहे हैं भाई। तो अभी जो जर्मनी की ये जो मशीन आ रही है वो है एक्सावेटर मशीन, जो है जो कि इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक किस्म की। हाइड्रोलिक क्या होती है तो आप सबको पता ही है, वो दाब के सिद्धांत पे काम करने वाला। तो अभी क्या होता है, इससे पहले की जो खुदाई वाली मशीन आती थी वो डीजल पर आधारित होती थी, इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ेगी और इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो अधिक हो सकेगी, और इसीलिए इस मशीन को लिया गया है। वैसे तो 4 मशीनें मंगाई जा रही है, पहली मशीन पहुंच चुकी है और उससे कार्य भी शुरू किया गया है। जर्मनी की कोवत्सु कंपनी जो है उससे खरीदा गया है। बात करेंगे गेवरा खदान की। गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन मानी जाती है, सबसे बड़ी ओपन कोयला खदान मानी जाती है। हाल ही में इसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, और कितना, तो 700 लाख टन कोल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वैसे कोरबा अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन में पहले नंबर पर है। लेकिन यही इस प्रश्न को अगर ऐसे पूछ ले कि भंडारण में सबसे बड़ा कौन है, तो ध्यान रखिए भंडारण में आपको रायगढ़ की तरफ आना पड़ेगा। मांड नदी का बेसिन क्षेत्र भंडारण में पहले नंबर पर है, और वो भी रायगढ़ वाला हिस्सा। ये जो धर्मजयगढ़ की तरफ की बात कर रहे हैं बस वही, सही समझ गए आप। आगे बात करते हैं अगली न्यूज पे। तो कुछ फसलें हैं और ये मोटा अनाज है। नाम हो सकता है कि आपने पहले सुन रखा हो सकता है कि आप पहली बार सुने। जैसे रागी, ये एक मोटा अनाज है। सांवा, कोदो कुटकी, तो इसमें सांवा आपने शायद पहली बार सुना हो, रागी और कोदो कुटकी आपने सुन रखा होगा। इसकी समर्थन मूल्य पर खरीद योजना प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री इसके अनाउंसमेंट करने वाले हैं विश्व आदिवासी दिवस पर, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 9 अगस्त को मनाया जाने वाला है। और अगर 9 अगस्त को ये योजना लॉन्च होती है तो उसकी डिटेलिंग और भी पता चलेगी, उस दिन और डिस्कस करेंगे। बहरहाल जितना अभी जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि समर्थन मूल्य पर इस मोटे अनाज की खरीदी जब की जाएगी तो किसानों को इसके उपज को बढ़ावा भी देने का मौका मिलेगा, यानी इसके उत्पादन का रकबा बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा, ज्यादा एरिया में इस प्रकार की फसल की खेती हो सकेगी। ध्यान रखें, मोटा अनाज वेल डाइजेस्टिव होता है और शुगर फ्री होने के कारण, यानी कि शुगर की कम मात्रा होने के कारण, फ्री तो नहीं कह सकते, कम मात्रा होने के कारण शुगर रोगियों के लिए अच्छा अनाज साबित हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, यानी कि अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। मैं भी सोच रहा हूँ यूज करना शुरू करूँ। खैर, बात करेंगे इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग से इसे प्रारंभ किया जाना है। बाकी छत्तीसगढ़ में
बाद में होगा, ये पहले बस्तर और सरगुजा संभाग में होगा। इसी न्यूज के भीतर कुछ और न्यूज भी छिपी हुई थी, जैसे दो एक फैक्ट मुझे मिले, जैसे मेझरी। मेझरी एक फसल है जो मैनपाट अंचल में लगाई जाती है। इस साल इस फसल को कम खरीदार मिले और इसलिए कम मूल्य पर बेचना पड़ा। 28 रुपए पर केजी के हिसाब से ये बेचनी पड़ी। ध्यान रखें, इससे पहले तक 35 से 40 रुपए तक ये फसल बिक जाया करती थी, लेकिन अभी भी दिक्कत यही है कि बाहरी राज्य के व्यापारी आते हैं और इसे खरीदते हैं अधिक मूल्य ना दे करके। जब समर्थन मूल्य तय हो जाएगा तो इन किसानों को जो मेझरी लगाते हैं उन्हें फायदा हो सकेगा। मेझरी भी अगेन एक प्रकार का मोटा अनाज है जो कि शुगर फ्री होता है और ये शुगर फ्री होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैनपाट की। मैनपाट छत्तीसगढ़ में कुटकी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा मैनपाट एक और बहुत खास फसल के लिए जाना जाता है जो तिब्बतन फसल है, या तिब्बती अपने साथ लाए थे, टाऊ कहते हैं उस फसल को। उम्मीद है आपने नाम सुन रखा हो। तो इन सारी फसलों को भी उनका मूल्य प्राप्त हो सकेगा, ये एक अच्छी पहल होगी। बात करते हैं अगली न्यूज पर, होम आइसोलेशन। जैसे कि कोरोना के मामले छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पूरे भारत में बढ़ रहे हैं, और हम हमारे राज्य की बात करें तो भाई संकटग्रस्त स्थिति में है और फिर से एक बार लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। तो इस बीच में होम आइसोलेशन की शुरुआत भी की जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड की संख्या लगातार कम होती जा रही है। होम आइसोलेशन में क्या होगा, आपको आपके ही घर में आइसोलेट किया जाएगा और इलाज वहीं प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आप किसी और से मिलजुल नहीं सकेंगे यदि आप कोरोना से संक्रमित हुए तो, और वीडियो बना सकेंगे तब भी, ठीक है। तो और इलाज जो है आपका घर में रहते हुए चलेगा, हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाएगा। दुर्ग से इसकी शुरुआत की जा रही है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है भाई, तो किसी योजना को जो पहली बार ट्रायल करते हैं ना तो उसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, ये जान लीजिए। कई बार होता है ना पायलट प्रोजेक्ट, लोग सोचते हैं पायलट नाम है क्या इसका, नहीं, पायलट प्रोजेक्ट ये है कि जब योजना को पहली बार ट्रायल के रूप में लाया जाता है। तो ये सब कुछ हो रहा है दुर्ग से। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में भी इस तरह का योजना चलाया जाएगा और हॉस्पिटल जाने से आप बच जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, वो व्यक्ति क्या करे जो 2 कमरे के ही घर में रहता है, कैसे आइसोलेट करेंगे, क्या घर के बाकी लोग बाहर चले जाएंगे। समस्याएं तो हैं, लेकिन जूझना भी हमें ही है, क्योंकि समस्या हमारी हो चुकी है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ हज हाउस। तो ये जो है प्रस्तावित है अभी बनाया जाना, और इसके लिए नवा रायपुर यानी हमारे अटल नगर नवा रायपुर में जमीन तलाशी गई है, चिन्हांकित कर ली गई है, यानी अब इसका नया एरिया होगा या नई पहचान होगी नवा रायपुर और हज हाउस। तो हज हाउस या हज कमेटी की अगर हम बात करें, हमारे अध्यक्ष जो है मोहम्मद असलम खान इसके हज कमेटी के अध्यक्ष है, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के। और ये जो अनाउंसमेंट है वो वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने की कि वहां बनाया जाएगा, जमीन चिन्हांकन किया गया है। किस सेक्टर में होगा, जब ये पूरी न्यूज आ जाएगी तो हम और जानेंगे इसके बारे में, डिटेल में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्यसभा से सांसद, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए सांसद, तो 2 सांसद जो हैं छत्तीसगढ़ राज्य से अब राज्यसभा में बैठेंगे और छत्तीसगढ़ की बात हमारे संसद भवन में उठाया करेंगे। ये 2 व्यक्ति दोनों के दोनों कांग्रेस प्रतिनिधि हैं, और ये दोनों जो हैं वो हैं फूलोदेवी नेताम, जो कि कांग्रेस प्रतिनिधि है, जाहिर सी बात है बस्तर क्षेत्र से, आदिवासी अंचल से आती हैं, और हो सकता है कि उनकी बातों को उठाने में ठोस कदम भी उठाए। बात करेंगे दूसरा, केटीएस तुलसी, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कई बार कांग्रेस के बहुत सारे मामलों में उनके लिए डिफेंड भी कर चुके हैं कांग्रेस को, तो उनको शायद इस चीज का फायदा मिला और इस पद पर सुशोभित हुए हैं। ध्यान रखें, राज्यसभा चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें आप और हम वोटिंग नहीं करते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए सदस्य इसमें मतदान करते हैं। छत्तीसगढ़ से कुल 5 लोग राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अलग अलग राज्यों में ये संख्या अलग अलग होती है, उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, और हमारे यहाँ से जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 5 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इन 5 प्रतिनिधियों में से ये 2 जो है अभी अभी भेजे गए, यानी 2020 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। यदि आपसे पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो बोलिएगा अनंत होता है। राज्यसभा जब से बनी है वो तब से वैसी की वैसी ही है, बस उसके सदस्य 6-6 साल में का कार्यकाल पूरा करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी ने किन 2 लोगों की जगह ली है। इससे पहले मोतीलाल वोरा वो हुआ करते थे, और रणविजय सिंह जुदेव, मोतीलाल वोरा कांग्रेस से होते थे प्रतिनिधि, और रणविजय सिंह जुदेव जो है वो बीजेपी से प्रतिनिधि हुआ करते थे। इन दोनों के स्थान पर अब फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी जो है राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि के रूप में बैठेंगे। एक चीज और जान लेनी जरूरी है, अगर हमारे पास कुल 5 है तो बाकी के 3 कौन है, तो सरोज पांडे जो बीजेपी से प्रतिनिधि हैं वो 2018 से इस पद पर हैं, और अगर 6 साल का कार्यकाल है तो आप जोड़ सकते हैं कब तक रहेंगी। इसके अलावा राम विचार नेताम जो है वो 2016 से प्रतिनिधि हैं, और एक नाम है वो है छाया वर्मा। छाया वर्मा कांग्रेस से हैं, यानी अब कांग्रेस के हो गए 3 प्रतिनिधि
और बीजेपी के हो गए 2 प्रतिनिधि राज्यसभा में। उम्मीद है समझ सके होंगे आप इस न्यूज को। बात करेंगे अगली न्यूज पर। यह है तिलई कछार। तिलई कछार सूरजपुर जिले में पड़ता है। यहाँ घोषणा की गई है नई ग्लेजिंग यूनिट बनाने की। ग्लेजिंग यूनिट यानी कुंभकारों को मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के अवसर प्रदान करने वाला एक केंद्र, जहां उनके कलाकारी, उनकी कुंभकारी को और निखारा जाएगा और बेहतर बनाया जाएगा, उनकी कला को सहेजा जा सकेगा। तो ये शुरुआत किया जाएगा और इसके साथ छत्तीसगढ़ में ये होगा दूसरा ग्लेजिंग यूनिट। ये बहुत कम समाचार पत्रों में कवर किया गया है, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखेंगे। अगर मैं कह रहा हूं ये दूसरा ग्लेजिंग यूनिट होगा तो मन में ये भी सवाल आता है कि पहला कहाँ है। इसके लिए आपको महासमुंद जाना पड़ेगा। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक में जाना पड़ेगा और बसना ब्लॉक के भी गढ़फूलझर, नाम याद कर लीजिए, गढ़फूलझर, वहां पहला ग्लेजिंग यूनिट बनाया गया था जो कुंभकारों को उनके हुनर को आगे बढ़ाने में सहायता करता था। तो इसकी घोषणा या इसका अनाउंसमेंट जो है दूसरे वाले यानी तिलई कछार में जो बन रहा है, ये किए ग्रामोद्योग मंत्री जो है छत्तीसगढ़ के गुरु रुद्र कुमार। इससे याद आया आज गुरु रुद्र कुमार का जन्मदिन भी है और आप समाचार पत्रों में उनके बधाई के बड़े बड़े पोस्टर देख भी पा रहे होंगे। आप चाहें तो उनको बधाई दे सकते हैं। तो ये था छोटा सा। अब बस एक छोटी सी बात आपसे कहनी है। हम इस YouTube समूह में आगे बढ़ते बढ़ते 1600 सदस्य पार कर चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ दिन पहले 1500 की बात किया था, हम 1600 हो चुके हैं। आप सबको दिल से धन्यवाद। लव यू 3000। ये क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आयरन मैन का फेमस डायलॉग है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब इस बार लाइक करें, कमेंट करें, बस हो सके तो अपने दोस्तों से, अपने अध्ययन के जो समूह है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कृपया वहां शेयर करें मेरा वीडियो, ताकि हम अपने परिवार को और बड़ा कर सकें। फिर मिलेंगे आपसे किसी वीडियो में। अच्छा लगा आपसे मिल करके। तब तक ध्यान रखिए अपना भी और अपनों का भी।